हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरडीए स्टडी सेंटर में। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो बिहार बोर्ड में आना ही आना है, एकदम फिक्स है, इसमें कोई हो ही नहीं सकता, कोई संदेह ही नहीं रखना है कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। तो उसी का हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे अमाशय। आपको पता है हम अमाशय, हमारे अंदर अमाशय है, तो हमारे अमाशय में अम्ल होता है। हमारे अमाशय में अम्ल होता है और उस अम्ल की क्या भूमिका है ये हमें बताना है। फिर से, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है इस बात को हमें बताना है। तो मैं बता दूं, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, इस चीज को मैंने बताया है और काफी अच्छी तरीके से बताऊंगा आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका जवाब के लिए आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, कॉपी कलम खोल करके पूरा अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो सुनिएगा, लिखेंगे हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। भूमिका नंबर 1, बोल सकता हूं कि यह जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। जीवाणुनाशक मतलब जो जीवाणुओं को मारता है, यही ना, जो चीज जीवाणु को मारने वाले हैं उसको जीवाणुनाशक बोलता हूं। इसी तरीके से जो हमारे अमाशय में जो अम्ल होते हैं वह जीवाणुनाशक की तरह कार्य करते हैं और जीवाणुनाशक की तरह कार्य करते हैं और कार्य करके भोजन के साथ, समझिएगा, कार्य करके भोजन के साथ जो आने वाले बैक्टीरिया हैं उस बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं सर, नष्ट कर देते हैं। फिर से, यह जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है और भोजन के साथ आने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं जो भोजन के साथ चले जाते हैं उनको क्या कर देता है सर, ये तो नष्ट कर देता है। कौन? अम्ल कर देता है। तो सोचिए आप, अगर अमाशय में अम्ल नहीं होता तो क्या हो जाता या क्या होता। सुनिए, ध्यान समझिएगा, आपका है ना, समझ क्या बोले, पिलुआ जो है ना वो सब आपका छेद कर देता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, इसी का भी सेकेंड, क्योंकि हमने लिखा है ना निम्नलिखित, बोल सकता हूँ निम्नलिखित भूमिका है। तो भूमिका नंबर 2 देखिएगा ध्यान से, भोजन इसके कारण, जब आपको पता है हमारे अमाशय में अम्ल की उपस्थिति के कारण ही जो बोल सकता हूँ शीघ्रता से नहीं पचता है, शीघ्रता से नहीं पचता है। किसके कारण? तो हमारे अमाशय में उपस्थित अम्ल के कारण। अगर आप सोचिए, थोड़ी देर के इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए हमारे अमाशय में सपोज अम्ल नहीं होता, तो अभी खाना खाया, फिर कहते भूख लग गई, पेट दुखा रहा, बहुत जोर की लग गई, या फिर से खाना दो, तो मम्मी कहती ए तुम्हें इतना जल्दी कैसे भूख लग जा रहा है, तो है ना, समझ रहे हैं ना, फिर क्या बन जाते, राक्षस बन जाते क्या। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्या क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अमाशय में अम्ल उपस्थित रहता है और अम्ल की उपस्थिति के कारण हमारे जो भोजन है, हमारा जो खाते हैं हम लोग, वह उसके कारण शीघ्रता से नहीं पचता है। ऐसा नहीं कि पचता ही नहीं है, अगर नहीं पचता तो पेट ऐसे फट जाता, फूल जाता कि नहीं फूल जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है, पचता है पर जल्दी जल्दी नहीं पचने देता, शीघ्रता से पचता है। याद रहेगा। 2 चीज मैं थोड़ा जल्दी से उसको पढ़ देता हूं ताकि याद भी हो जाए आपको। तो हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। भूमिका नंबर 1, यह जीवाणुनाशक की तरह कार्य कर भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। दूसरा, इस भोजन इसके कारण शीघ्रता से नहीं पचता है। याद रहेगा। उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे, और अगर समझ आ रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इससे बड़ा खुशी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में बोला है श्वसन और दहन में 2 अंतर लिखना है। एक श्वसन और दहन, इन दोनों में 2 अंतर लिखना है। अंतर का मतलब इसमें ये है तो क्या दूसरे में भी ये है, इस बात को हमें बतानी है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपका एग्जाम ज्यादा दिन रहा नहीं, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे श्वसन और दहन में, श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर है। फिर से, श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर, ये बात आप लिख दोगे और उसके बाद 2 टेबल बना लोगे, एक में लिख दोगे श्वसन और एक में लिख दोगे दहन, और इस तरीके से अंडरलाइन कर लो। उसके एग्जामिनर का कहाँ औकात है आपका नंबर काट ले क्या, तो लिख देना है पहला अंतर क्या। तो मैं बता दूं, यह जो है कौन, श्वसन, यह एक बोल सकता हूं तो रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया, क्रमबद्ध प्रक्रिया का मतलब पहले ये होगा फिर दूसरा चीज होगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। क्रमबद्ध मतलब पहले ये होगा फिर दूसरा चीज होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो श्वसन है यह एक जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है।
श्वसन एक जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है, याद रहेगा। लेकिन सुनिएगा, दहन यह क्या बोल सकता हूं, तो दूसरे अगर आपको न याद हो ना तो एक ट्रिक बता रहा हूं, लिख दीजिएगा, यह एक जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया नहीं है। बट अगर याद है तो ऐसे लिखने का यह भौतिकीय एवं रासायनिक विक्रिया है जो अचानक हो जाती है। समझ रहे हैं ना। यह जो दहन आप जैसे लैब में देखते हैं ना, वो बेचारा काम कर रहा है, साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, एक पर एक बम बड़ा मारता है, मोटू पल्लू देखते हैं हम लोग ना, वो लटा उठा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरीके से कि यह भौतिकीय एवं रासायनिक अभिक्रिया है जो अचानक हो जाती है। कौन? दहन। वो गलत एक्सपेरिमेंट से हो जाता है, कभी कभी हम लोग खुद करते हैं। कहने का मतलब यह भौतिकीय और रासायनिक अभिक्रिया है। अब आप समझते हैं भौतिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, आप अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब जो एक बार चेंज हो जाने के बाद पुनः उसी रूप में ना आए, जबकि भौतिकीय परिवर्तन या बोल सकता हूं भौतिक अभिक्रिया जो चेंज हो जाने के बाद पुनः उस रूप में आ जाए, वो भौतिक अभिक्रिया होता है। ये बात सबको आती है समझ, ठीक है। अंतर नंबर 2 देखते हैं। अंतर नंबर 2 में क्या है? अंतर नंबर 2 में है यह कोशिकीय स्तर पर होता है। यानी याद रखना है कि जो श्वसन है वो किस स्तर पर होता है? कोशिकीय स्तर पर होता है। फिर से, जो श्वसन है वह कोशिकीय स्तर पर होता है, परंतु मैं बोल दूंगा कि जो दहन है वो कोशिकीय स्तर पर नहीं होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, पर फिर भी एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूं चंद मिनट में, ठीक है। देखिए, श्वसन और दहन में दो अंतर निम्नलिखित है, श्वसन और एक तरफ दहन। नंबर 1, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है, चलेगा। जबकि जो दहन है, श्वसन के बाद दहन, यह भौतिकीय एवं रासायनिक अभिक्रिया है जो अचानक होती है। इसमें श्वसन में नंबर 2, यह कोशिकीय स्तर पर होता है। श्वसन जो है वह कोशिकीय स्तर पर होता है, जबकि दहन कोशिकीय स्तर पर नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। तो फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुंदर सुंदर राइटिंग में जैसे मैं लिखा हूं उसी तरीके से आप भी नोट्स तैयार कर लीजिए, काफी अच्छा होगा। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। तो हाँ, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ओके, चलिएगा आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है? वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें, ये हम लोग को समझना है और इसका डेफिनेशन को हमें परिभाषित करना है। तो समझिएगा, आप जानते होंगे। अच्छा, पहले आप कमेंट जरूर करिएगा अगर आप जानते होंगे द्रव के कमरे का ताप कितना होता है, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। उम्मीद है आप करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट जरूर करेंगे। तो सुनिएगा, द्रव के कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे समझिएगा क्या मैंने लिखा है इधर, द्रव को कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर जो वाष्प होते हैं, आप देखते होंगे ना कभी कभी, आप जैसे मान लीजिए आपको दिखाता हूं, आप तसली उसली देखते होंगे और आप उसको गर्म कर रहे हो तो उसमें से पानी निकल करके ऊपर की ओर चला जाता है। अगर हम थोड़ा संधि विच्छेद करके बात करें वाष्पोत्सर्जन का, तो वाष्प जोड़ उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा? तो वाष्प मतलब एक तरीके से बोल सकता हूं द्रव है। अच्छा, उत्सर्जन मतलब आप समझ रहे हैं ना, कल ही बताया था। कल का अगर आप वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। आप जब गर्म करते हो तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि उसमें से पानी निकल रहा है, पानी निकलता है ना, और निकल करके धीरे धीरे ऊपर की ओर चला जाता है, उड़ता जाता है, एक तरीके से वाष्प बन के उड़ रहा है। वही तो है वाष्पोत्सर्जन, वही है। उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा लैंग्वेज समझिएगा। द्रव को कमरे के ताप या द्रव के द्रवणांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। बात समझ आई? फिर से रिपीट, द्रव को कमरे के ताप पर या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। उम्मीद है अब आपको याद हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन सीखा था कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है। इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं। अगर आप एक्साइटमेंट हो तो
हम लोग, अगर आपका मन है तो अगर हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करें आपके लिए कि एक क्वेश्चन का टिक ये कर दिए तो आप दोबारा वो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है फिर, तो आपको कैसा फील हो रहा है आप कमेंट जरूर करेंगे अगर आप चाहते हैं तो, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं कहेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बनाने में लिखने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर तो जरूर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखना है। तो मैं बता दूं, ऐसे लिखना है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में निम्नलिखित अंतर है। तो एक तरफ क्या कर लेना है सर, तो श्वसन और एक तरफ श्वासोच्छ्वास, और एक घेरा बना देना है और यहाँ पर डबल लाइन कर देना ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, क्योंकि दुनिया में बिना इंप्रेस का कोई काम होता ही नहीं है, चाहे वो दोस्ती हो या फिर कुछ भी हो क्या। तो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, मतलब कि जो अंतर है, अंतर नंबर 1, याद है जब मैंने श्वसन और दहन में पढ़ा रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैं बताया था कि जो श्वसन है यह एक जैव रासायनिक प्रक्रम है, जैव प्रक्रम है, और या बोलूँ तो जैव रासायनिक प्रक्रम है और क्रमबद्ध प्रक्रिया है, पढ़ाया था ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखूंगा, क्या दिक्कत। और तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो श्वसन है यह एक जैव रासायनिक प्रक्रम है, सिंपल। अच्छा, इसके उल्टा मतलब अब जानना है श्वासोच्छ्वास। तो जो श्वासोच्छ्वास है यह एक भौतिक क्रिया है, पहले सुन लीजिए फिर इस पर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, श्वसन में नंबर 2 में हम लोग बोल सकते हैं कि जो श्वसन होता है, तो जो श्वसन के दौरान होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। याद रखिएगा, श्वसन जब प्रक्रिया हो जाता है किसी में भी तो ऊर्जा का निर्माण होता है, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। परंतु श्वासोच्छ्वास में जो क्रिया हो जाती है उस क्रिया के बाद कोई ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, परंतु श्वसन में होता है। ये बात की गांठ बांध लेनी है, ठीक है। उसको भी पढ़ेंगे, याद करवा दूंगा अभी के अभी। अगला पढ़ते हैं। श्वसन में जो नंबर 3 अंतर है वो यह है कि यह कोशिका में संपन्न होती है। कौन, जो श्वसन होता है यह कोशिका में संपन्न होती है। याद क्या रहेगा कि जो श्वसन होता है वह कहाँ संपन्न होता है सर, तो कोशिका में संपन्न होता है। उम्मीद है आप याद कर लिए होंगे। जबकि जो श्वासोच्छ्वास है यह फेफड़ा में होते हैं, श्वासोच्छ्वास फेफड़ा में होते हैं। तो चलिए आइए अब हम बोर्ड पर देखते हैं, उसको रिवाइज करा देता हूं ताकि अभी के अभी याद हो जाए। तो देखिएगा, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में निम्नलिखित अंतर है। अंतर नंबर 1, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रम है श्वसन, जबकि श्वासोच्छ्वास यह एक भौतिक क्रिया है, ठीक है। अंतर नंबर 2, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन में, अच्छा, जबकि इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। किसमें, श्वासोच्छ्वास में। अरे गजब पढ़ते हैं आप लोग, सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। अच्छा, श्वसन में अंतर नंबर 3, यह कोशिका में संपन्न होता है। कौन, श्वसन। श्वसन कहाँ संपन्न होता है सर, तो श्वसन कोशिका में संपन्न होता है, याद रहेगा। जबकि श्वासोच्छ्वास फेफड़ा में संपन्न होता है। क्या समझ रहे हैं, ठीक है। और फेफड़ा के बारे में कल बताया था, अगर आप कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो बार बार कह रहा हूँ, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर में है CFC। CFC का पूरा नाम क्या है, तो आपको ऐसे लिखना है CF, अगर 2 नंबरिया में आता है तो और ऐसे लिखना है, CFC का पूरा नाम निम्नलिखित प्रकार से है, और फिर लिखिएगा CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। फिर से CFC का नाम, C से क्लोरो, F से फ्लोरो, C से कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रहेगा। तो उम्मीद है आप इतना याद कर लेंगे और आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अच्छे से लिखते हैं तो आपको भी फर्ज बनता है आप भी अच्छा से लिखे, ठीक है। तो इसका पहला नंबर तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना लेट किए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना, इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट तो करना ही करना है। 2 बात को लेकर, द्रव के कमरे के ताप कितना होता है। अच्छा, दूसरा कमेंट्स इसके लिए करना है कि आप टेस्ट सीरीज के लेकर के कितना आप खुशी में रहते हैं, इसका भी कमेंट्स करना है। तो अगर आपको पुनः बोल देता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करना है और दोस्तों के पास शेयर करना ही करना है, चाहे आपसे सीनियर लेवल के दोस्त हो चाहे जूनियर लेवल के दोस्त हो, क्योंकि 11th 12th हर चीज़ यहाँ पर मिलता है। आप जाकर अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलेंगे एक बार नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।